बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के साथ MTH 501 का लेक्चर नंबर जो 26 है, चेंज ऑफ बेसिस को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेंबर वीडियो पे नया है, काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छी लगे वीडियो लाइक कीजिएगा और राय का इजहार कमेंट में लाजमी दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, क्या कहता है जी कि व्हेन अ बेसिस बी इज चूजन फॉर एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी, associate coordinate mapping or into Rn provided a coordinate system for V। तो स्टूडेंट, वेक्टर स्पेस के बारे में आप जानते हैं कि वेक्टर स्पेसेस के अंदर बेसिस होती हैं, बेसिस के साथ कोऑर्डिनेट होते हैं। और यही उसने कहा है कि जो बेसिस होती हैं वो दरअसल एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने इससे पहले लेक्चर में ये चीज़ समझा दी है, ठीक है, कि जो बेसिस होती हैं दरअसल उनमें जो भी रो बनती हैं सारी की सारी, उनके जो एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे वेक्टर को, उनकी डिमेंशन जो है वो बेसिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और ये भी बात कंफर्म होती है कि जो कोऑर्डिनेट होता है उससे यहाँ पे उसने एक्स को नाम से जाना है कि एक्स जो है ना, यहाँ पे उसने कहा जी जो एक्स है वी के अंदर आइडेंटिफाई होता है यूनिकली बाय कोऑर्डिनेट एक्स भी। बिल्कुल, कि वो एक्स जो है ना एज अ यूनिकली कोऑर्डिनेट के तौर पे उस बेसिस के साथ यूनिकली होता है, यानी कि उनकी फिक्स होती हैं उनके साथ चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे उसने लिखा है जी कि इन सम एप्लीकेशन a problem is described initially using the basis b, but the problem solution is had by changing b a new basis b। अब चूंकि उसने कहा जी हमने एप्लीकेशन को देखा था, इनिशियली हमने बेसिस के बारे में बात कर ली थी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर हम एक नई बेसिस के बारे में बात करें, फिर उसमें जाना, उससे आना, इसके बारे में जितने भी प्रॉब्लम है हम उनको यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इन दिस सेक्शन वी स्टडी हाउ एक्स सी, स्टूडेंट एक्स सी का मतलब होता है कि एक्स यहाँ पे कोऑर्डिनेट है और सी बेसिस के, एंड एक्स बी इज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ बेसिस बी इज रिलेटेड फॉर ईच एक्स इन वी। तो विजुलाइज जो है प्रॉब्लम को हम इस तरह से देखेंगे कि अगर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, ठीक है, तो जिसमें एक x इज इक्वल टू उसने 3b+b1 दिया हुआ है और दूसरा कोऑर्डिनेट उसने x इज इक्वल टू 6c+4c2 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये उसने दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं जिसमें एक्स बी को उसने बता दिया है जी हमारे पास 3 1 है, ठीक है। आप देख सकते हैं इनके जो कोऑर्डिनेट हैं 3 और 1 बनते हैं, और एक्स सी के जो बनते हैं स्टूडेंट्स वो आपके पास 6 और 4 बन रहे हैं कोऑर्डिनेट बेसिस के साथ, ठीक है। ये उसने बताया। अभी हम इसकी एग्जांपल को देखेंगे। तो उसने यहाँ पर स्टूडेंट एक एग्जांपल भी दी हुई है कि शो दैट हाउ इस पॉइंट टू कनेक्टेड द बिटवीन। अब देखें ये उसने ना सिर्फ समझाने के लिए आपको दिया हुआ है कि अगर आपके पास B1 B2 आपके पास क्या है, ये आपके पास कोऑर्डिनेट हो और इस तरह से ये कनेक्टर होते हैं कि अगर हम इसको, मैं आपको यहाँ पे चलें एक बता देता हूँ कि अगर हम इसको ओरिजिन मान लें ओरिजिन मान लें इस तरफ B1 और इस तरफ B2 को, ठीक है। तो B2 सिंगल है, B3 B1, ठीक है। तो ये सारा का सारा लोकेशन किसके लिए, एक्स के लिए, जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए। हम एग्जांपल पे आ जाते हैं यहाँ पे कि कंसीडर टू बेसिस अब बी एंड सी, बी के B1 B2, ठीक है, और सी का C1 C2, ये दो बेसिस हैं वेक्टर स्पेस की। अब इस तरह से है कि जो B1 है वो इज इक्वल टू है 4C1 C2 के, ठीक है। ये वाला B1 जो कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है ये इक्वल टू है 4C1 + C2, और ये वाला B2 जो है इज इक्वल टू किसके है, -6C1 + C2 के। इसी तरह से और जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया है x इज इक्वल टू 3b+b2, और उसने कह दिया है जी कि जो आपके पास इस कोऑर्डिनेट ऑफ बेसिस की जो बनती है ना, हमारे पास कोऑर्डिनेट बनता है 3 व 1 है, आपने ये बी का बता दिया है बेस का स्टूडेंट, उसने हमसे सी कोऑर्डिनेट के बारे में पूछ लिया है, सी बेस के कोऑर्डिनेट के बारे में उसने हमसे पूछ लिया है। तो आइए हम इसको फाइंड करके आपको बताते हैं कि हम इनको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो कि एक्स सी है, आपको पता है जी कि एक्स सी हमने क्या किया जी, हमने 3b1 + b2 c, ठीक है,
जो उसने हमें एक्स की वैल्यू दी हुई थी, हमने पहले उसने एक्स बी के हिसाब से बताया था, अब हमने एक्स सी के हिसाब से बताना है। तो मैंने उसी जो कोऑर्डिनेट दिया है मैंने उसको सी के लिए ले लिया, एक्स सी, और दूसरे भी मैंने सी लगा दिया, ठीक है। फिर मैंने 3B1C और B2C। अब B1C और B2C मैंने स्टूडेंट इनको कैसे लिखा है आप देख सकते हैं। हम इनको इसे लिख सकते हैं कि अगर मैं इनको आपस में मल्टीपल करूं तो मुझे ये टर्म दोबारा मिल जाएगी, 3B1C प्लस B2C। मैंने उसको एडिशन से वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया, वेक्टराइज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मैट्रिक्स की इक्वेशन बना दी मैंने उनको, ठीक है। देन स्टूडेंट अब B1 और B2 हमें पता है, B1 और B2 कितने थे, हम यहाँ पे देख सकते हैं 4 और 1 है, और B2 कितना है -6 और 1। तो देख सकते हैं हमने B1 और B2 की जगह पर, यानी कि हमने इनकी जगह पर क्या कर दिया है, हमने मैट्रिक्स लिख लिए हैं। और उसी मैट्रिक्स को हमने स्टूडेंट्स फिर क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे आपको ये वाला नज़र आ रहा है ना, वहाँ पे देखें वो दोनों B1 की वैल्यू आ गई, B2 की वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू साथ वैसे आ गई। अब मैं इन दोनों को मल्टीपल कर देता हूँ, मल्टीपल करने से जो आंसर है वो मेरा बेस सी के कोऑर्डिनेट का आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे देखें 4 एकम 4, ठीक है, सॉरी मल्टीपल कर रहे हैं ना पहले हम इसको, 4 3 12 और माइनस का 6, 12 में से 6 निकाल देंगे तो 6 आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट भी आपका मल्टीपल करने का मेथड आपको पता ही होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने सी बेस का जो कोऑर्डिनेट है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट उसने हमसे थ्योरम का कहा है कि लेट बी, अगर आपके पास बेसिस बी एंड सी दो बेसिस हैं वेक्टर स्पेस की है, तो देयर एग्जिस्ट अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स हो सच दैट, जो हमने सी कोऑर्डिनेट निकालते हैं वो B2C हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हम उनको कॉलम को कि हम B2C यानी कोऑर्डिनेट C जो है वो B के अलोंग हम उसको फाइंड आउट इजीली कर सकते होते हैं। अगर हमें दोनों बेसिस का पता हो या एक का पता हो, हम उनको B2C भी फाइंड कर सकते हैं, C2B भी फाइंड कर सकते हैं। मैं फर्दर दोनों को यहाँ पे बताऊँगा हल करके कि हम उसे किस तरह से यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसने लिखा है जी कि मैट्रिक्स B2C इन द अबव थ्योरम दैट इज कॉल्ड चेंज कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फ्रॉम B2C, यानी कि चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ मैट्रिक्स है B2C में। तो हम इसको स्टूडेंट किस तरह से निकालते हैं मैं आपको सॉल्व करता हूं ताकि आपको यहाँ पे समझ आ जाए, और फिर हम इस थ्योरम को भी हम यहाँ पे प्रूव करवाएंगे आपके पास कि अगर हम B2C का इन्वर्स लें तो वो किसके बन जाएगा, आपके एक्स बी के बन जाएगा। अगर आप एक्स बी को B2C फाइंड करके निकाल रहे हैं तो अगर आप उसका इन्वर्स लेंगे तो आपको दूसरे का फाइंड हो जाएगा, यानी कि B2C का जो आंसर अगर आपने जो निकाल लिया है और आप चाहेंगे C2B निकालना तो आप इसका इन्वर्स ले देंगे। मैं जब क्वेश्चन करूँगा आपको आसानी से समझ आ जाएगी। हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये उसने यही बताया हुआ है कि अगर आपके पास एक्स बेस सी की और बी की हो और वैक्स के लॉन्ग चले तो वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो साथ में क्या होगा, माइनस भी आ जाएगी, ठीक है। यानी कि आप उनको उनका इन्वर्स लेके वापस फाइंड कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप समझ सकती हैं इनको। तो चेंजिंग द बेसिस B1 B2, अगर B1 E1 आपके पास दो बेसिस हैं, उनके कुछ एलिमेंट आगे दिए हुए हैं सारा कुछ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको सीधा एग्जांपल पे ले जाता हूँ ताकि आपको मज़ीद थ्योरम में प्रॉब्लम ना बने। तो स्टूडेंट उसने यहाँ पे लिखा है जी कि डी का हमें जो है वो दिया हुआ है बेस, और एक एफ़ दिया हुआ है, जो दो बेसेस दी हुई हैं उसने वेक्टर स्पेस के अंदर, और हमने F1 की वैल्यू, F2 की वैल्यू और F3 की वैल्यू जो बेसिस में है मौजूद उनकी वैल्यूज़ हमें उसने दे दी हैं। अब हमसे वो क्या कह रहा है कि चेंज द कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फ्रॉम F टू D, यानी आपने F से D की तरफ आना है। अभी हम देखेंगे कि ये चेंज टू बेसिस कैसे फाइंड होते हैं, और फिर हमने एक्स डी को भी फाइंड करना है जबकि एक्स हमारे पास ये हो। तो हम दोनों पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं जी कि हम चाह रहे हैं हमने एफ़ से डी की तरफ जाना है। ऐसे था हम क्या लिखेंगे एफ़ ऑफ डी के लिए कि F1 F2 F3 साथ में डी डी लिखा है, इसका मतलब कि मैं उसमें जाना चाह रहा हूँ,
राइट। फिर F1 और F2 और F3 जो है वो हमें स्टूडेंट उसने हमें दिए हुए हैं, ऐसे है ना। F1 F2 F3 आप देख सकते हैं दिए हुए हैं, 2 -1 +1, ये देखें हमने यहीं से वैल्यू ले लेनी है, 2 -1 +1, ये F1 का बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से तीनों बना देंगे, फिर उनको हम इसकी फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, F2D हमने ये मैट्रिक्स बना ली है, राइट। हमारी चेंज मुकम्मल हो चुकी है। और अब हमने सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना था, हमने उसको फाइंड भी करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ डी को हमने फाइंड भी करना है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे दोबारा से कि अब हमने अगर एक्स डी की बात करेंगे तो हमें पता है जी कि हम हमारे पास जो F1 -2 F2 तो F3 जितना भी था, एक्स जो हमारे पास असल फॉर्म में था, मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, ये वाला जो था हमारे पास एक्स, सॉरी मैं जी, तो ये वाला जो आपके पास एक्स था, अगर हम इसे एक्स डी के नाम से जानेंगे तो हम हमारे दोनों तरफ जो है वो हम डी बेसिस ले लेंगे, और फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग F1 F2 F3 जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो पहले आ जाते हैं, फिर उसकी जगह पे हम F1 F2 की वैल्यू को ले आएंगे। या फिर अगर आप ऐसे समझ लें कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इस तरह की फॉर्म को इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर मैं इसको मल्टीपल करूं तो ऊपर वाला बन जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने F1 F2 और F3 की यहाँ पे वैल्यू दे दी है, फिर बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल करने से हमारे पास जो आंसर होगा, तो स्टूडेंट यही हमारे पास है, किसका आंसर होगा, एक्स और डी का आंसर होगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। इस तरह से हम किसी भी बेसिस के कोऑर्डिनेट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास क्या है जी, कि B1 B2 C1 C2, ठीक है, आर द बेसिस फ्रॉम R2, और बेसिस हमें ठीक है पता चल गई है। फाइंड द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट फ्रॉम B to C। तो स्टूडेंट्स अब तो ये आपके क्वेश्चन खुद करने वाला आ चुका है ना, कि आपने बी से B to C फाइंड करना है, यानी कि आपने बी लगाने हैं, तो आप इसे पहले लेट कर लें, C1 C2 के ये B1 B2 हमारे पास वैल्यू है। चले मैं आपको करवा देता हूँ जी, कि हमारे पास हमने B1 और B2 दोनों ले लिया है, चूँकि हमने जाना है जी B से C तक, ऐसे था ना, B to C जी। तो B to C की अगर हम बात करें, हमें एलिमेंट उसने हमें दिए हुए हैं, C1 C2 B1 B2, उन तमाम के वैल्यू उसने हमें स्टूडेंट दी हुई थी ना। तो मैंने C1 के लिए, C2 के लिए, B1 के लिए और B2 के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारी वैल्यूज़ ऊपर गिवन है आपको, क्वेश्चन के अंदर सारी वैल्यू उसने हमें दी हुई थी, हमने वो पुट की है। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे करना कुछ यूँ है कि हमने ये वाला वन ऑलरेडी बना हुआ है, जिस तरह हम रिड्यूस इचलॉन फॉर्म में इचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते होते हैं, वन के नीचे हमने ज़ीरो बनाना था, तो हमने क्या करना पड़ा, R2 में 4R1 मल्टीपल करके ऐड कर देंगे ना, तो ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा। अब हमने ज़ीरो के साथ वाले 7 को 1 बनाना है, तो हमें पूरी मसावत को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद ये आइडेंटिटी बन जाता है। आइडेंटिटी के अलावा जो चीज़ आपके पास नज़र आ रही है स्टूडेंट्स, अब इसमें ये आपके पास क्या है, ये आपके B1 और B2 बेसिस है C की, राइट। अब अगर आपने ये जो आपका आंसर आया है, अगर मैं इसे इकट्ठा करके लिख दूं, तो ये आ रहा है B2C का। हाँ, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ये निकालना चाहते हैं कि मैं C से B तक आना चाहता हूँ, ठीक है, कि मैं C से B तक जाना चाहता हूँ, तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, आप इसी चीज़ का क्या ले लें, इन्वर्स ले लें। इन्वर्स लेने का मेथड पता है ना आपको, तो आप वो भी निकाल सकते हैं। खैर इस क्वेश्चन में उसने पूछा नहीं था, तो अभी भी यहाँ पे पूछेगा। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये देखें, फिर वही क्वेश्चन आ जाता है। अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के ज़िम्मे लगाता हूँ, आप इजीली कर सकते हैं। ये देखें B to C या फिर C to B, तो जो भी फाइंड करने होंगे आपने उनके अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू ले लेनी है। जब B to C करेंगे या फिर C to B करेंगे, अगर आप एक ही निकाल लें, जैसा कि मैंने पहले मेथड से निकाला था ना, आप एक ही निकाल लें, दूसरा जो होगा ना B to C, आप इसी का इन्वर्स ले लीजिएगा। अब ये देखें, C to B निकाला, ठीक है ना, C to B निकाला, बाद में B to C निकालने के लिए, ये देखें B to C निकालने के लिए इसी चीज़ का इन्वर्स ले लिया। इन्वर्स का पता ना आपको कि पहले आपने डिटर्मिनेंट लिखना होता है 1/a का डिटर्मिनेंट, साथ में एडजॉइन ऑफ वो आपके पास जो भी मैट्रिक्स होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो इसका आपने
इन्वर्स लेना है, वही आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट वही है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये देखें बिल्कुल ऐसे सॉल्व किया उसने। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है। तो उसने यहाँ पे लिखा है जी वैसे कि अगर आपके पास एग्जांपल है जी कि लेट एफ और जी दो बेसेस हैं वेक्टर स्पेस की, मैट्रिक्स के अंदर हुज कॉलम एफ वन जी विच ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई फॉर ऑल द वेक्टर इन वी। जो उसके दो जूज हैं, हम दोनों को देख लेते हैं। पहली बात तो ये है जी, पहले क्वेश्चन में उसने पी और जो जी दो दी है ना, इनके कोऑर्डिनेट को अगर हम बात करें तो ये मस्ट भी कोऑर्डिनेट उनके जो है ना, उनकी जो फॉर्म है जी कोऑर्डिनेट की वो सेम होना ज़रूरी है, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते हुए होना ज़रूरी है उनका। बी पार्ट में उसने जो कहा है ना बी टू सी चेंजिंग, तो ये हम स्टूडेंट जानते हैं कि अगर हमारे पास बी टू सी है तो अगर हमने सी टू बी निकालना है तो हमने इन्वर्स लेना है, बस आपने इसका इन्वर्स लेना है, आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल उसको क्वेश्चन में यही कहा था कि एग्जांपल वन की वैल्यू ले लें, तो वो वैल्यू आपके पास इसी वजह से वहाँ से आई है, बाकी और कुछ भी नहीं है। बाकी एक्सरसाइज आ जाती है। आई होप कि आपने इसका कॉन्सेप्ट ले लिया होगा। ऑल द बेस्ट।